Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 Part 1. And Happy New Year to all. Then let's start it. For UPSC Prelims 2022, we will start this one. Then every second day we will bring. Okay, now we are going to discuss about the question number 1. With reference to grassland, consider the following statement. Here is given about the grassland. तो grassland के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, but मे भी हो सकता है एग्जाम में इस तरह से पूछे तो हमें कंफ्यूज भी हो सकता है. देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर ग्रासलैंड कैन नॉट ऑकर इन कोल्डर क्लाइमेट कंडीशन. देन ग्रासलैंड क्या है, कोल्डर क्लाइमेट कंडीशन में भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है. देन फर्स्ट वन इज अवर रॉन्ग. देन ग्रासलैंड कैन एग्जिस्ट इन हैबिटेट दैट आर फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब बाय ग्रेजिंग और फायर. Then this is also true. Then elephant grass, a tall grass that grow up to 10 feet is a features of the savannas of Africa. तो elephant grass क्या है, 10 feet और उससे ज़्यादा भी होता है, 15 feet तक भी होता है. तो ये हम लोग का 2 और 3 हम लोग का करेक्ट है. तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2 और 3. यस, सी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे इसका. Okay, look at here. That grassland often occur in area with annual precipitation is between 600 mm and 1500 mm. And average means annual temperature range from 5 degree Celsius to 20 degree Celsius. That means बहुत ही ठंडे जगह में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकता है. Then दूसरा है क्या, however some grassland occurs in colder -20 degree Celsius में भी ये खुद को सर्वाइव कर सकते हैं. और दूसरा क्या है, गर्म कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स जो हम लोग का नॉर्मल डे में ठंडा दिन में रहता है उतना ही होने से भी ये सर्वाइव कर सकता है गर्म. ओके, देन स्टेटमेंट 2 और 3 हम लोग का करेक्ट था, बिकॉज ग्रासलैंड कहाँ पे ये करता है हम उसके बारे में बहुत अच्छा से जान चुके हैं, पहले भी बहुत सारे पढ़े हैं. और दूसरा क्या है, ये 12 फीट से 15 फीट तक उसका हाइट रहता है, एलिफेंट ग्रास जो रहता है. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रॉक एंड टाइप. ओके, देन बसल्ट और इग्नियस, देन स्लेट, सेडिमेंट्री, स्केच, मेटामॉर्फिक. तो बसल्ट हम लोग का इग्नियस है वो करेक्ट है, स्लेट हम लोग का मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री नहीं है, तो सेकेंड हम लोग का गलत हो जाता है. 3 नंबर हम लोग का सही है. तो देख लेते हैं, ऑप्शन है 1 and 3. ओके, सी इज करेक्ट आंसर. Okay, this one is correct answer. Then look at here. That igneous rock में कौन कौन सा आ जाते हैं देख लेते हैं. ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसल्ट, वल्कोनिक, ब्रेसिया एंड टॉफ. देन सेडिमेंट्री रॉक में ये 3 मेजर टाइप रॉक होता है जो मैकेनिकली फॉर्म होता है, दूसरा क्या है ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है और केमिकली फॉर्म होता है. और यहाँ पे बहुत ही कॉमन है लाइमस्टोन है जो मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली फॉर्म होता है. और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे हैं. देन मेटामॉर्फिक रॉक में देख लीजिए, जेनोइस, ग्रेनाइट, सेनाइट, स्लेट, स्लीट. ओके, देन मार्बल, क्वार्टाइज, ये सब मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक में. ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड द किंग हु वर कंटेम्पोररी ऑफ दिस काउंसिल. तो ये हम लोग का हिस्ट्री का आ गया है, थोड़ा देख लेते हैं. बुद्धिस्ट काउंसिल और उस समय कौन सा किंग थे. ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, देन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका, देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का. तो हम लोग का फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, बुद्ध का मरने के बाद में हुआ था. दैट मीन्स 400 BC में हुआ था. तो हम लोग का अशोका उस समय नहीं थे, कौन थे, अजातशत्रु थे. तो हम लोग का फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, सेकेंड वाला हम लोग का सही है, थर्ड वाला हम लोग का गलत होता है बिकॉज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका थे और फोर्थ में हम लोग का कनिष्का थे. तो हम लोग का ओनली 2 करेक्ट है. ऑप्शन है देख लेते हैं, यस, सी. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसे. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 400 BC में हुआ था, जो किंग कौन थे, अजातशत्रु थे. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग का कालाशोका सही है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग का अशोका थे और फोर्थ में हम लोग का कनिष्का थे. ओके, देन फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अमंग सम ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी हु टुक कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड फाउंडेड द सूर एम्पायर.
तो यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है, शेरशाह सूरी के बारे में कौन कौन सा ये हुआ था उस समय। He replaced the land revenue system to promote a welfare state. He restored the old imperial Grand Trunk Road from the river Indus in the west to Sonargaon in Bengal. Then custom duty were abolished on goods to promote trade and commerce. तो ये हम लोग का देख लेते हैं, इसका थोड़ा आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट वाला हम लोग का गलत है, थर्ड वाला भी गलत हो जाता है। देन हम लोग का कौन सा बचता है, बी। ओके, ओनली 2। ओके, देख लेते हैं इसका। ओके, लुक एट हियर, द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। शेरशाह सूरी एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। ओके, तो उस समय क्या है, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किए थे और जो भी ये कर रहे थे वो सबके खिलाफ भी हुए थे। देन दूसरा हम लोग का ऑप्शन ये सही है कि वो ट्रंक बनाए थे, रोड बनाए थे उस समय, ट्रंक रोड। देन हम लोग का शेरशाह सूरी बहुत सारा चीज़ और भी किए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। अगर आप लोग को चाहिए तो ये PDF आप लोग ये कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगी। ओके, देन नेक्स्ट में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ओके, देन हम लोग का जो मुगल पीरियड का इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाइल घी एंड ऑयल वर चीपर, सॉल्ट एंड शुगर वर मोर एक्सपेंसिव। तो हम लोग का जो ये मुगल पीरियड में था, घी और ऑयल ये सब बहुत ही चीपर हो गया था, सॉल्ट और शुगर एक्सपेंसिव हो गया था, ये करेक्ट है। नो न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दिस पीरियड क्या है, मुगल पीरियड में बहुत सारा टेक्निक यूज होता था जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होता था। ओके, देन ये हम लोग का सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। देन थर्ड वन, देयर वाज मोर पॉवर्टी एंड सफरिंग अमंग द ऑर्डिनरी पीपल सच एज पीजन एंड आर्टिसन। तो ये बात भी सही था कि उस समय जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे वो लोग बहुत ही सफ़र करते थे, बिकॉज वो लोग के पास में खुद का ज़मीन नहीं हुआ करता था, तो वो लोग दूसरे के वहाँ जाके काम करते थे, दूसरे के ज़मीन में काम करते थे। ओके, देन 1 and 3 आवर करेक्ट आंसर। देन सी, ऑप्शन सी। ओके, तो ये देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। घी एंड ऑयल वेर मच चीपर देन द स्टेपल फूड ग्रेन, हैंस वर ए स्टेपल पार्ट ऑफ द पोर मैन फूड। और स्टेपल जो भी फूड ग्रेन था वो पोर मैन का फूड था। और यहाँ पे सॉल्ट और शुगर ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया था उस समय। और बहुत सारा चीज़ है जो खुद का जो ज़मीन नहीं होता था वो लोग लोगों के वहाँ जाके काम करते थे, और ये लोगों को पाही कहा जाता था। ये देखिए यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे जो ये होते थे लोग बाहर में जाके ये करते थे, तो बहुत ही गरीबी ये सब भी फैल गया था। ओके, देन स्टेटमेंट 2 में ये देखिए यहाँ पे साक्या, ये भी इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। साक्या कौन सा नाम है, ये पर्शियन व्हील को जो कि पानी खींचने के लिए यूज होता है, जो कुआं ये सब से पानी खींचने के लिए व्हील का यूज होता है, उसे साक्या कहा जाता था। तो ये सब भी इंट्रोड्यूस हुआ करता था, और इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज़ वहाँ उस समय इंट्रोड्यूस हुआ करता था। ओके, तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, देन assertion है, राज्यसभा is not allowed to use adjournment motion for raising and definite matters of urgent public importance. रीजन उसका क्या है, adjournment motion involve an element of censure against the government. Okay, in the context of the above, which of this is correct? तो ये हम लोग का above context जो दिया हुआ है assertion और उसका रीजन कौन सा करेक्ट है, हम लोग का A एंड R बोथ आर करेक्ट, और हम लोग का R का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, A के लिए एकदम सुइटेबल है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा A। ओके, और आंसर इज A। देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। Adjournment motion, it is introduced in the parliament to draw attention of the house at definite matters of urgent public importance and need the support of 50 members to be admitted. Okay, then यहाँ पे क्या है, it involve an element of censure against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. Only लोक सभा में होता है, राज्य सभा में ये नहीं होता है। Okay. Okay, then question number 7. Which of the following strengthen the practice of federalism in India? तो इंडिया में जो होता है हम लोग का यूज होता है, प्रैक्टिस किया जाता है, कौन सा ये है फेडरलिज्म में आता है।
ओके, देख लेते हैं ऑन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो हम लोग का दोनों ही आता है फेडरलिज्म में। ओके, देन सी हम लोग का करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2। ओके, देन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ओके, हम लोग का जो स्टेट और सेंटर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ये करने के लिए जुडिशरी हम लोग का सेटलमेंट करता है। जितना भी हमारा डिस्प्यूट होता है उसके लिए हमें जुडिशरी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा जुडिशरी। तो ये हम लोग का फेडरलिज्म में आता है। फिर दूसरा हम लोग का क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट और हम लोग का जो कंकरेंट लिस्ट ये सब है उसको देख रेख करने के लिए भी सब्सिडियरी जरूरी है। अगर हम लोग अच्छे से ये नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसका वजह से ये दोनों ही हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, with reference to election method system used in election of president of India, consider the following। तो हम लोग का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हम सभी जानते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, बट कभी कभी क्या है इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं जो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि आंसर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, वोटिंग बाय सेक्रेट बैलेट। तो ये हम लोग का क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों एक ही है, एक ही चीज को ये ऐसे लिखा गया है। और दूसरा हम लोग का पास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ये हम लोग का प्रेसिडेंशियल में नहीं है, इलेक्शन में नहीं है। देन वोटिंग बाय सेक्रेट बैलेट ये हम लोग का है। तो हम लोग का 3 को छोड़ के 1, 2 and 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लेते हैं सी। ओके, सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे। इलेक्शन के बारे में आप बहुत जानते हैं, इसका प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में, तो मैं भी ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग का जो ये रहता है वैलिड वोट रहता है उसके ऊपर लेते हैं, और जो कैंडिडेट रहता है हम लोग इलेक्ट करके जिसे दिए हैं वो लोग ही इसे इलेक्शन करके जिता सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर, ये तो बहुत ही इजी आंसर है, बट कभी कभी इस तरह का आंसर आने से भी हम सोच में पड़ जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट आई गिव हियर। ओके, देन माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हम लोग का चारों के चारों ही हम लोग का प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो आंसर है हम लोग का डी। ओके, देन प्राइमरी सेक्टर हम लोग का जो भी डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल ये से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, उससे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई भी कंपनी में प्रोड्यूस होता है उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस यूज आता है उसे हम टर्शियरी कहते हैं, मे बी ट्रांसपोर्ट और एनीथिंग। ओके, देन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर करेक्ट। ओके, देन यहाँ पे देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट इन क्वांटिटेटिव चेंजेस बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। तो ये हम लोग का सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हम लोग का गलत है। अनलाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री विद इन ए ईयर। देन हम लोग का कौन सा है, 1 and 3 करेक्ट आंसर बी। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, तो हमें थोड़ा अच्छा से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द पॉजिटिव चेंजेस इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन ए पार्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम इकोनॉमी। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इन्वॉल्व द राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन अन इकोनॉमिक अलोंग विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। ओके, दिस इज ऑल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो गलत था। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस अनलाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो हम लोग का ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसके बारे में और भी डिटेल में है, अगर आप लोग को PDF चाहिए देन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करने से मुझे भी ये लगेगा तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगी। और हर दूसरे दिन में मैं ये लेके आऊँगी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए। और दूसरा जो हम लोग का डेली अभी चल रहा है जो आर्ट एंड कल्चर का, वो मे भी 2 और 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के बाद में मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री को लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।